दोस्तों नमस्कार। इजराइल का हमला ईरान से ज्यादा लेबनान पर तेज है और ईरान का हमला इजराइल से ज्यादा खाड़ी देशों पर तेज है। ईरान ये बताने से चूक नहीं रहा है कि वो क्यों और कहां हमला कर रहा है, और अब यह भी बताने लगा है कि वो कहां हमला नहीं करेगा। उसमें अजरबैजान है, साइप्रस है, टर्की है। तो क्या अमेरिका के हाथ से इस युद्ध की कमान निकल चुकी है? और जो सवाल अमेरिका के भीतर अभी तक उठ रहे थे, उन सवालों की फहरिस्त में बड़ा सवाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार ने खुलकर दे दिए कि दरअसल ना तो लक्ष्य है, ना पकड़ है, और ना ही सैनिकों के सामने कोई साफ व्यू है। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति भी अपने रक्षा मंत्री, अपने विदेश मंत्री के बाद यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल जो प्लानिंग, जो ब्लूप्रिंट वाकई बेंजामिन नेतान्याहू यानी इजराइल की तरफ से दिया गया था, उसमें जीत पक्की है। लेकिन यह जीत पक्की है का रास्ता अब भी इतना उलझ चुका है कि आज भी व्हाइट हाउस में खुले तौर पर ट्रंप के मंत्री यह बताने आ गए कि हमारा मिशन है क्या, हमारे मिशन के पीछे की सोच क्या है। 7 सैनिकों की मौत हुई है, उस पर शोक भी जताया जा रहा है, और यह भी जानकारी है कि कुछ अमेरिकी सैनिकों को कहीं ईरान में बंधक तो नहीं बना लिया गया। ये सारे सवाल जिस तरीके से अब व्हाइट हाउस के भीतर धड़कने लगे हैं, उसने एक झटके में 3 बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है। पहला सवाल तो यही है कि यह युद्ध सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। दूसरा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया की जो इकोनॉमी एनर्जी के इर्द गिर्द घुमड़ती है, उसमें मिडिल ईस्ट का युद्ध में शामिल होना या ना होना। लेकिन इन परिस्थितियों में मिडिल ईस्ट का युद्ध के निशाने पर होना, उसने एक झटके में पूरी दुनिया में आर्थिक तौर पर अफरा तफरी ला दी है। और स्थिति कितनी भयावह है, इसको लेकर यह भी समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों के बीच दुनिया भर के शेयर बाजार ढहते चले गए। कितने लाख करोड़ रुपए ढहे हैं, और जिस तरीके से दुनिया के भीतर अब बड़े बड़े धंधेबाज भी अपने तौर पर अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो उस इकोनॉमी के लिए घातक है जो इकोनॉमी ट्रेड पर चलना चाहती थी और अमेरिका ट्रेड पर चलाना चाहता था। तो क्या इन परिस्थिति के भीतर अमेरिका कोई रास्ता टटोल रहा है? और यह माना जा रहा है कि बाकायदा किसी मोड़ पर आकर अमेरिका यह कह सकता है कि हमने तारीख तय कर दी, इस दिन सीज फायर हो जाएगा, और ईरान हार गया। और उस हार को लेकर कुछ सबूत रखने का तो जिक्र होगा नहीं, क्योंकि इन सब के बीच अब जो गाजा में युद्ध रोका गया था, उस पर भी अब रोकने की जगह पुरानी परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी गई है। यानी पीस प्रोसेस से हटकर गाजा को लेकर जो इजराइल की भूमिका थी, क्या उस दिशा में भी अब एग्रेसिव रुख इजराइल दिखा सकता है? क्योंकि इजराइल अपने तौर पर गाजा को लेकर और वियतनाम को लेकर, या फिर ईरान के साथ खड़े देश जिसमें अब तुर्की का जिक्र भी हो रहा है, वो खुले तौर पर यह कहना चाह भी रहा है और कहने से हिचक भी नहीं रहा है कि दूसरा ईरान तो टर्की है। अजरबैजान ने मना कर दिया कि आप हमारे यहां से उड़ान नहीं भरेंगे, तो अजरबैजान भी निशाने पर है। साइप्रस के भीतर भी बहुत सारे सवाल इजराइल को लेकर हैं, और इजराइल के सवाल अमेरिका के साथ साइप्रस को भी अपने दायरे में ले रहे हैं। तो क्या इन सवालों का जवाब पहली बार अमेरिका के भीतर इस तरीके से मंडराने लगा है, जहां व्हाइट हाउस अब इस अफरा तफरी में कोई नया रास्ता जो युद्ध से हटकर हो और दुनिया के तमाम देशों पर अमेरिका आकर खड़ा ना हो जाए। और जिस तरीके से अभी तक दुनिया चल रही थी, उसमें अब चीन और रशिया भी अगर इस युद्ध में पार्टनर के तौर पर नजर आने लगे हैं, और अगर वो सक्रिय पार्टनर हो गए, तो फिर सवाल वाकई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का होगा। शायद इसीलिए जो सवाल अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जैक सुविन्नर ने उठाए, उसको लेकर भी व्हाइट हाउस के भीतर हलचल मची हुई है। क्या सवाल थे? किस तर्ज पर दुनिया के भीतर अब ऑयल प्रोडक्शन भी 30 से 70% तक अलग अलग देशों में, मिडिल ईस्ट में कम क्यों कर दिया गया? और जहां से तेल निकाला जा रहा था और जो अमेरिकी नेवी को दिया जा रहा था, जो उसकी 5th
फ्लीट है वहां पर भी ईरान ने अगर अटैक कर दिया तो इसके मतलब मायने आने वाले वक्त में किस दिशा में जा रहे हैं, यह व्हाइट हाउस उससे पहले संभलना और संभालना चाहता है। हमें लगता है कि आज जब व्हाइट हाउस के भीतर मार्को रूबियो आए, उन्होंने क्या कहा? The goals of this mission are clear, and it's important to continue to remind the American people of why it is that the greatest military in the history of the world is engaged in this operation. It is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying their missiles and their launchers, destroy the factories that make these missiles, and destroy their navy. I think we are all seeing right now the threat that this clerical regime poses to the region and to the world. They are trying to hold the world hostage. They are attacking their neighbors. They are attacking neighboring countries, their energy infrastructure, their civilian population. They're attacking embassies. This is a terrorist government. This is a terroristic regime. व्हाइट हाउस बाखूबी जानता है कि अमेरिका की पहचान सिर्फ और सिर्फ आधुनिक सेना के तौर पर नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी को किस दिशा में ले जाना है, यह भी सोच उसी की है। लेकिन इस युद्ध के बीच में जब यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, इराक, बहरीन और अब सऊदी अरब ने भी तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया। आज ही सऊदी अरब ने ऐलान किया वो कल तक 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो प्रोडक्शन कर रहा था, अब उसमें 3 मिलियन बैरल की कमी कर रहा है। बहरीन की स्थिति तो इसलिए नाजुक है क्योंकि बहरीन के बापको से जो 2,67,000 बैरल पर डे तेल का उत्पादन होता है, वो तेल अमेरिकी नेवी जो 5th फ्लीट है उसको दिया जाता है। और आज उसी बापको को निशाने पर ईरान ने ले लिया। और जब तेल की कमी पूरी दुनिया में आई तो पहली बार दुनिया के भीतर 3 सवाल बड़े हो गए। क्या तेल की इकोनॉमी अब पूरी दुनिया को इस युद्ध में झोंकी देगी और हर किसी को तय करना ही पड़ेगा वो कहां पर खड़ा है, क्योंकि क्रूड ऑयल 30% तक उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गई। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो 26% बढ़ गया, जो हीलिंग ऑयल है वो तकरीबन 22% बढ़ गया, गैसोलीन 14% बढ़ गया। और शेयर बाजार तो दुनिया भर के भीतर ही जिस तरीके से ढहते चले गए, इसमें भारत के भीतर का अगर आकलन करेंगे तो 22 लाख करोड़ की जो नेट स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपया इस वक्त सबसे कमजोर है। दुनिया भर में सप्लाई चेन डगमगाई हुई है। जो पूरा इंपोर्ट बिल है वह उन देशों के लिए मुश्किल हालात में खड़ा कर चुका है जहां पर जो देश स्वावलंबी नहीं है और वह दुनिया के बाजार से सामान लेकर अपने आप को चलाते हैं। और युद्ध के दायरे में आने वाले वो तमाम देश जहां पर विदेशी निवेशकों ने खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिकी निवेशकों ने पैसा लगाया, वो सभी निकालने लगे हैं। यह स्थिति जापान में है, साउथ कोरिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मिडिल ईस्ट के भीतर भी है। लेकिन अगला सवाल यह है कि इन सब के बावजूद भी अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि कम समय के लिए तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो ईरान के परमाणु खतरे को खत्म होते ही तेजी से नीचे आ जाएगी, तो क्या इस पर दुनिया भरोसा कर रही है? और यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए थोड़ी बहुत कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और इसके बाद उन्होंने जो कहा, सिर्फ मूर्ख ही इससे अलग सोचेंगे। तो दुनिया भर के देश के भीतर जो हलचल इस दौर में मची है, उसमें यह भी बड़ा सवाल है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था उस वक्त कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई थी। इससे पहले जो 2008 में मंदी आई थी उसमें भी तेल की कीमत बढ़ गई थी। और अब यह तीसरा मौका है जब तेल की कीमत बढ़ गई है। इससे पहले के दोनों वक्त में अमेरिका खुलकर शामिल नहीं था। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका युद्ध में शामिल है और कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्या अमेरिका खुद तय कर रहा है? क्योंकि व्हाइट हाउस के भीतर मंत्रियों का आना, कहना, अपने मिशन को बतलाना, यह सब थमा नहीं। इन सब की पूरी एक कतार लगी रही। We will not back down. We will never abandon our own. Our mission is clear. Bring our citizens home and ensure those responsible face American justice. ट्रंप के तमाम मंत्रियों को सामने आकर या व्हाइट हाउस में तमाम पत्रकारों को बुलाकर अब यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी, 10 दिन होने को हो रहे हैं, कि हमारा मिशन क्या है। जो 7 सैनिकों की मौत हुई उस पर हर किसी ने दुख व्यक्त किया। आने वाले वक्त में कौन सी स्थिति होगी इसको बताने से इनकार किया, लेकिन सफलता मिलेगी इसका जिक्र भी किया।
दरअसल ये सारे सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने 5 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल है कि अमेरिकी सेना कुशल है लेकिन युद्ध का अंतिम लक्ष्य पता ही नहीं है ट्रंप सरकार को, यानी अस्पष्ट है। दूसरा सवाल है सैनिकों के लिए खतरा है और प्रशासन की रणनीति लगातार बदल रही है। यकीनी तौर पर बीते 10 दिनों के भीतर यह चौथा मौका है जब मार्को रूबियो युद्ध को लेकर कह रहे हैं, रक्षा मंत्री युद्ध को लेकर कह रहे हैं, विदेश मंत्रालय अपने तौर पर अपनी सफाई दे रहा है और कमोवेश हर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति भी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो बात सिर्फ अब रिजिम की नहीं है, वो बात सिर्फ खामनई की मौत के बाद या न्यूक्लियर प्लांट को लेकर नहीं है, सिर्फ मिसाइल लॉन्चर को लेकर नहीं है। नई परिस्थिति शायद दुनिया को शांति देने की दृष्टि से अब नए लक्ष्य को निर्धारित कर रही है, यानी अमेरिका ये मानकर चल रहा है अगर युद्ध लंबा खिंचा तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अगला सवाल बहुत साफ तौर पर जैक सुलिवन का कहना है, जो अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार हैं, युद्ध एक स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य के बिना भटक जाता है। और उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि दरअसल सैनिकों को लेकर साफ होना चाहिए कि अमेरिकी सेना बहुत कुशल, साहसी और पेशावर है, लेकिन युद्ध का अंतिम उद्देश्य अगर साफ नहीं है, जो अब तक नहीं है, तो युद्ध अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा पैदा करेगा। अब तक 7 सैनिकों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने युद्ध के लिए कोई अलग वजह बताई और फिर कोई दूसरी वजह बताई, यानी अलग अलग वजह बताई गई क्योंकि स्पष्ट रणनीति नहीं है और यहां चीजें फंस रही हैं। जो उसके बाद के सवाल थे उसमें बहुत साफ था कि दरअसल इस युद्ध के बाद की परिस्थिति में जो भू राजनीतिक परिणाम यानी जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां हैं वो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वैसी नहीं होगी, उसके बिल्कुल अलग परिणाम हो सकते हैं जिसका सबसे ज्यादा लाभ अमेरिका को नहीं रूस को मिलेगा। उनका अगला सवाल था कि रूस जब अमेरिकी सैनिकों की ठिकानों की जानकारी हासिल करके ईरान को मदद दे सकता है, जब चीन आर्थिक तौर पर मदद ईरान को दे सकता है, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि दरअसल ये पूरे वेस्ट एशिया के भीतर मिडिल ईस्ट इसलिए अड्डा हो गया, इस पूरे युद्ध का केंद्र हो गया क्योंकि वहां पर दुनिया की इकोनॉमी वहीं से संभलती है। और ये परिस्थिति युद्ध को जो एक न्यू जो पॉलिटिकल सिचुएशन में है वह एक खतरनाक तरीके से आने वाले वक्त में मिसाल इसलिए बन जाएगी क्योंकि आज ही चीन ने जापान को चिता दिया ये कहकर कि ताइवान को लेकर वह कुछ भी ना कहे। दरअसल इस पूरी परिस्थिति का महत्व कई दृष्टि के साथ है क्योंकि पहली बार ईरान का विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हो गया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो इस्माइल बघाई हैं वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हम युद्ध अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, युद्ध हम पर थोपा गया है, लेकिन उसके आगे की बात जो उन्होंने कही कि हम तुर्की, साइप्रस, अजरबैजान पर हमला नहीं करेंगे और खाड़ी देशों पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी जमीन से अभी भी अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है। दौलत‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. तो क्या ईरान भी इस हकीकत को जान चुका है कि इस युद्ध में पहली बार अमेरिका कटघरे में है या फिर अमेरिका युद्ध में शामिल है, बावजूद इसके उनके साथ नाटो कंट्रीज नहीं है, बावजूद इसके उनके साथ मिडिल ईस्ट के देश नहीं है, बावजूद इसके अब दुनिया के बहुत सारे देश अपनी अर्थव्यवस्था को देखकर अपने नए रास्ते बनाने के लिए नए तरीके से इस युद्ध को देखना शुरू कर रहे हैं जब 9 दिन बीत चुके हैं। और इसीलिए ईरान अपने तौर पर किस पर हमला नहीं करेगा यह बताने लगा है, लेकिन इस दूसरी तरफ युद्ध का विस्तार समुद्र के भीतर, समुद्र के बीच और साथ ही उन जगहों पर होने लगा है जहां जहां अमेरिका ने अपने बेस इसलिए बनाए थे क्योंकि
मिडिल ईस्ट के भीतर वो तमाम देश उन्हें मदद आर्थिक तौर पर कर रहे थे और एनर्जी के तौर पर भी कर रहे थे। दो दृश्य देखिए, एक तरफ समुद्र के भीतर अमेरिकी और इजराइल सेना के निशाने पर ईरान के जहाज, और दूसरा दृश्य है दरअसल उस बहरीन की ऑयल कंपनी पर किए गए हमले के साथ, जहां से ऑयल सीधे तौर पर अमेरिका के नेवी के 5th फ्लीट को सप्लाई किया जाता था। दरअसल इन हमलों के बीच पहली बार अमेरिका में कल ही यह सवाल खड़ा हुआ कि इजराइल ने जो तेहरान में ऑयल डिपो पर हमला किया, उससे खाड़ी देशों के ऑयल डिपो और वहां पर जो भी तेल निकालने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री काम कर रही है, अरामको तक ने अगर 30 से 40% प्रोडक्शन नीचे कर दिया, बापको ने अगर प्रोडक्शन नीचे कर दिया, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, तमाम जगहों पर अगर यह परिस्थिति आ गई, तो फिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया? यानी इजराइल के हमलों को लेकर पहली बार अमेरिका प्रशासन के भीतर भी सवाल थे। तो क्या व्हाइट हाउस के भीतर हलचल अब इस बात को लेकर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, या वो जो कहते हुए निकल गए उसके बाद अब वापस लौटने के लिए अमेरिकी मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है? यानी एक तरफ बताएंगे दरअसल उद्देश्य क्या है, और दूसरी तरफ रास्ता खोजेंगे वो कौन सा मोड़ होगा जहां पर इस बात का ऐलान हो जाए कि दरअसल अब सीज फायर होगा। यह परिस्थिति अगले चंद घंटों में भी आ सकती है और अगले चंद दिनों तक भी नहीं आ सकती है। शायद यह उलझन व्हाइट हाउस के भीतर इसलिए बड़ी है क्योंकि वहां मौजूद तमाम मीडिया जिन सवालों पर गुफ्तगू कर रही है, वो चाहे CNN हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या दुनिया भर का मीडिया एक सवाल लगातार उठा रहा है। दरअसल यह पूरी प्रेस ब्रीफिंग बतलाती है कि आने वाले वक्त में किसी भी घंटे अमेरिका को जैसे ही रास्ता मिलेगा, वह उस रास्ते से निकलकर युद्ध को रोकना जरूर चाहेगा। इसीलिए युद्ध में अपने मिशन को बताने से अमेरिका चूक नहीं रहा है, और इन सब के बीच ईरान एक खतरनाक मोड में अपने सुप्रीम लीडर के आसरे नए नए निशानों को तय करते हुए खुलेआम अपने विदेश मंत्रालय के जरिए ऐलान कर रहा है। इंतजार कीजिए, आज आधी रात के वक्त या उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कोई ऐलान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।